दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें, 80 में 80 स्कोर कर सकें। तो इसलिए एक एक टॉपिक धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। अगर क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्ले पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। इस वीडियो में हम बात करने हैं व्याकरण सेक्शन की। हिंदी में दोस्तों हम बात करें आपकी कक्षा 12वीं हिंदी की व्याकरण की बात करें तो आपके 2 सेक्शन होते हैं। हिंदी का जो व्याकरण है 2 सेक्शन, एक काव्य बोध कहलाता है, एक भाषा बोध कहलाता है। काव्य बोध और भाषा बोध। तो काव्य बोध में आपके टॉपिक एमपी बोर्ड ने बताया कि ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, भाषा बोध में भी टॉपिक बताएं ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप क्या है, यदि अगर आपको 80 में 80 स्कोर करना है तो टॉपिक को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगर ये आपके टॉपिक तैयार हो जाते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो आपसे बन जाएगा और किसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर हो आपसे क्या बन जाएगा, क्योंकि आपने मेन टॉपिक पूरा तैयार कर लीजिएगा। तो ना ही आपको क्वेश्चन आंसर की दिक्कत होगी कि व्याकरण से ये क्वेश्चन आ जाएगा मुझसे बनेगा कि नहीं। ओके, अगर व्याकरण से इस टाइप का ऑब्जेक्ट आ जाएगा मुझसे बनेगा कि नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या टॉपिक तैयार किए हैं और टेंशन नहीं लेना है। मैं पूरा आपको टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। तो ये इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है काव्य बोध व्याकरण सेक्शन है। इस वीडियो में हम काव्य बोध के जितने भी आपके टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक हैं आपके, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब 1 घंटे की लगभग वीडियो आपकी हो जाएगी, तो 1 घंटे बस आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको ये सभी टॉपिक कवर करा दूंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, बस देख लेंगे तो 80% आपकी तैयारी हो जाएगी। 1 घंटे की पूरी वीडियो देखने के बाद 80% आपकी तैयारी हो जाएगी। 10 से 20% की जो तैयारी होगी वो कहेंगे आपके उदाहरण देखिए तुरंत देखने से याद नहीं होंगे, आपको क्या स्वयं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, बाकी परिभाषा तो मैं आपको देखते ही देखते आपकी तैयारी हो जाएगी, मैं सिंपल भाषा में समझा दूंगा। बस उदाहरण में आपको क्या लिख कर 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 80% आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी। 1 घंटे आप वीडियो देख लीजिएगा और 1 घंटे आप अपनी तरफ से क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बस आपकी क्या ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। काव्य बोध इसी बार से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है भाषा बोध के ये सभी टॉपिक करा दूंगा 1 घंटे में। तो भाषा बोध भी आपकी क्या है पूरी तैयार हो जाएगी। ओके, और फिर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये भी आपका क्या है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या है भाषा बोध को क्या है कंप्लीट करने वाले हैं। जिस क्रम पर ये टॉपिक दिए है, पहले काव्य के भेद है तो हम सबसे पहले ये टॉपिक समझेंगे, उसके बाद रस बताऊंगा, फिर अलंकार बताऊंगा, फिर छंद बताऊंगा, शब्दगुण बताऊंगा, इसके साथ ही शब्द शक्ति बता दूंगा। शब्दगुण और शब्द शक्ति हम एक ही साथ पढ़ेंगे। ओके, बाकी शब्द शक्ति वाला टॉपिक भाषा बोध में रहता है, लेकिन एक ही साथ हम कवर कर लेंगे। और बिंब विधान वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपके ऑब्जेक्ट में एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटने वाले हैं और आपको क्वेश्चन आंसर भी अगर इससे संबंधित कुछ भी बने वो आपसे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम कवर कर लेते हैं व्याकरण में काव्य बोध का कंप्लीट व्याकरण। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले हम जानेंगे काव्य क्या है। तो काव्य की परिभाषा, और काव्य की परिभाषा दो लोगों की परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर आपके क्या वस्तुनिष्ठ में पूछी जाती है। पहला है आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में, मतलब आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा क्या है काव्य के लिए। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है या काव्य की कोटि का होता है। ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको परिभाषा याद करना है पंडित जगन्नाथ के शब्दों में। रमणीयात प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय यानी सुंदर, अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द होता है वही क्या है काव्य कहलाता है। तो ये 2 परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों लगभग एक सी परिभाषा लगती हैं। तो विश्वनाथ की परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम और जगन्नाथ जी की परिभाषा है रमणीयात प्रतिपादका शब्दम काव्यम। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्लियर आपको रखना है। तो दोनों आपको परिभाषा तैयार करके रखनी है। नेक्स्ट अब दोस्तों हम देखेंगे काव्य के भेद। ओके, काव्य के भेद क्या है। काव्य के 2 भेद होते हैं, एक आपका श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। नामी में छुपा हुआ श्रव्य यानी सुनने वाला काव्य, दृश्य यानी देखने वाला काव्य। तो श्रव्य काव्य क्या होता है, जिसे छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य में क्या है सुनकर लिया जाता है आनंद, पढ़कर या सुनकर लिया जाए वो आपका श्रव्य काव्य। जैसे रामचरितमानस, तो रामचरित हम क्या है मानो जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम क्या है उसका आनंद लेते हैं। और दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य में क्या होता है जिस गद्य या पद्यमयी रचना का आनंद देखकर और सुनकर पढ़कर लिया जाता है। दृश्य काव्य में क्या है देखते तो हैं साथ ही सुनना भी है, तो सुनकर और देखकर आनंद लिया जाता है वो दृश्य काव्य में आता है। जैसे चंद्रगुप्त नाटक, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक, तो ये हम जब देखते हैं नाटक देखते हैं तो नाटक को हम दृश्य देखते भी हैं साथ ही सुनते भी हैं। ओके, तो दृश्य काव्य में सुनना और देखना दोनों आता है, जबकि श्रव्य काव्य में केवल हम क्या सुनते हैं। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपके श्रव्य काव्य के भी आपके 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, जो कि आपके क्या है एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछा जाता है। ओके, बेसिक। तो अश्रव्य काव्य के 2 भेद हैं आपके प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या कहलाता है, प्रबंध काव्य को हम समझ लेते हैं। तो यह श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है
प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से निर्बद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से आपका माला होती है, माला के जो फूल होते हैं वो एक ही धागे में पिरोए रहते हैं, सेम इसी प्रकार से जो प्रबंध काव्य होता है इसमें जो कथाएं होती हैं वो क्रम से जमी रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल की रामचरितमानस में प्रबंध काव्य में आपका महाकाव्य के अंतर्गत आता है। रामचरितमानस में दोस्तों आप देखते हैं सबसे पहले बाल कांड आता है, इस प्रकार से क्रम से आता है, अयोध्या कांड रहता है, किष्किंधा कांड रहता है और फिर लास्ट में लंका कांड होता है। तो इस प्रकार से क्रम से चलता है, जो आपकी पूरी कहानी होती है वो पूरी क्रम से चलती है। ओके, तो ये आपका रहता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में क्या है, क्रम होता है, कहानी का बोलो क्रम होता है। ओके, क्रम से चलती है, तो ये आपका प्रबंध काव्य में रहता है। तो प्रबंध काव्य के भेद देख लेते हो। प्रबंध काव्य यहाँ 3 प्रकार के आपके होते हैं, 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीति। ये हो जाता है दोस्तों आपके प्रबंध काव्य के बारे में। मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य यानी इसमें जो छंद होते हैं वो पूरी तरह से मुक्त होते हैं, साथ ही जो कहानी का जो क्रम होता है वो भी मुक्त होता है। ओके, मतलब कहानी कोई अच्छे क्रम रूप से नहीं होती है। आपने बहुत सारी ऐसी इस प्रकार से मूवियाँ देखी होगी जिसमें आपको क्या है, सीधे आपको दिखाया जाएगा कि लास्ट की जो घटना होती है वो आपको पहले दिखाई जाती है बहुत सारी कहानियों में आधे घंटे, फिर पूरे आपके जो आपके 2.5 घंटे बचते उसमें बताया जाता है वो 3 घंटे की मूवी में कि किस प्रकार से वो आधे घंटे में जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ था। ओके, तो इस प्रकार से रहती है कुछ कहानियाँ। ओके, तो वो आपके मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें कोई क्रम नहीं होता है। ओके, वो आपका मुक्तक काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा क्रम नहीं होता है और जिसमें छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर प्रसंगों से मुक्त होते हैं, साथ ही इसमें छंद भी क्या है अपने हिसाब से कोई भी प्रयोग हो जाते हैं। ओके, तो ये होता है आपका मुक्तक काव्य। अब इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये लाइन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इनकी इस संदर्भ में। तो प्रबंध काव्य आदि विस्तृत स्थली है, मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रबंध काव्य एक पूरा क्या है, एक पूरा वनस्थली है, मतलब पूरा जंगल है। मान लीजिए कि एक गुलाब के फूलों का एक समझ लीजिए जंगल है, लेकिन जो मुक्तक काव्य है वो चुना हुआ गुलदस्ता एकदम सिलेक्टेड की हुई है, इसी सिलेक्ट किया गया है। ओके, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि प्रबंध काव्य में क्या है विस्तृत जानकारी रहती है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मुक्तक काव्य के भेद। तो मुक्तक काव्य के क्या है, गे मुक्तक होता है, पाठ मुक्तक होता है। गे यानी गायने वाला मुक्तक, पाठ यानी पढ़ने वाला। ओके, तो गे मुक्तक क्या है, इनके बारे में इतने डिटेल से आपके नहीं आता है कि गे मुक्तक के बारे में बताओ या पाठ मुक्तक के बारे में। हाँ, ऑब्जेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है मुक्तक काव्य कितने भेद है, तो इस प्रकार से आपको पूछ लिया जा सकता है। बाकी जो आपके पेपर में आने हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो गे मुक्तक क्या है, इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता होती है, क्योंकि गे यानी गाने वाला। ओके, तो भाव और संगीत की इसमें प्रमुखता होती है और यह प्रेम और करुणा आदि भावों पर आधारित होता है। गे मुक्तक के भेद है प्रबंध, गीत और प्रगति। ओके, तो गीत और प्रगति दो इसके मेन होते हैं भेद। पाठ मुक्तक क्या है, इसमें एकानुभूति, भाव या कल्पना की स्थिति रहती है। प्रेम, वैराग्य, उपदेश आदि के इसके प्रमुख विषय होते हैं। यह विषय प्रधान और कल्पना कलात्मक होता है। पाठ मुक्तक में रहता है आपका पढ़ने वाला। ओके, तो ये आपका रहता है गे मुक्तक और पाठ मुक्तक के बारे में। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद करके रखना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, तो प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर देख लेते हैं और अंतर तैयार कर लेते हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी आपके माइंड में एक साथ रहेगी। तो मैंने आपको अंतर में ध्यान देना है। तो प्रबंध काव्य का आकार क्या है, विस्तृत होता है और मुक्तक काव्य का आकार क्या है, सीमित होता है। इसलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो प्रबंध काव्य होता है वो पूरी वनस्थली यानी पूरे जंगल समझ लीजिए, लेकिन जो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। ओके, मतलब पूरा आप समझ लीजिए बगीचा है आप प्रबंध काव्य का, लेकिन कुछ पौधों को सिलेक्ट कर लिया जाए तो वो आपका मुक्तक काव्य इस प्रकार से। इसलिए प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, मुक्तक काव्य का आकार आपका सीमित होता है। इसके बाद प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है, मतलब कोई फिक्स कथा होती है। पहले कोई भी कथा स्टार्ट होगी तो हीरो का दिखाना, मान ली कोई मूवी चल रही है तो हीरो का पहले जन्म दिखाया जाए, फिर किस प्रकार से बड़ा हुआ, युवावस्था, फिर उस प्रकार से उसने किया रोल, तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक उसको दिखा दिया जाता है। ओके, इस प्रकार से रहता है, क्रम पूरा रहता है। मुक्तक काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता है, कोई भी आगे पहले बात की कथा पहले दिखा दी जाएगी, पहले की कथा बाद में, तो इस प्रकार से रहता है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वपर संबंध पाया जाता है, मुक्तक काव्य में छंदों में पूर्वपर संबंध का अभाव रहता है। पूर्वपर संबंध का अभाव यानी क्रम होता है। ओके, छंदों को महत्व दिया जाता है, जबकि मुक्तक काव्य में क्या है, छंदों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य क्या है, सर्गबद्ध नहीं होते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र के अनुसार प्रबंध काव्य क्या है, एक विस्तृत वनस्थली है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ओके, ये जो मैंने आपको पॉइंट समझा उसी को बता दिया है। तो इस प्रकार से आपका दिया प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है महाकाव्य और खंड काव्य। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्रबंध काव्य के दो भेद हैं आपके, महाकाव्य, खंड काव्य। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आपके इसी से आता है।
ओके, तो ये वाला जो अभी टॉपिक बताने वाला हूँ महाकाव्य खंड काव्य इसके बारे में, और खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट के रखना ही है। ओके, अब देख लिया हम एक बार महाकाव्य खंड काव्य को समझ लेते हैं और उनके अंतर देख लेते हैं। तो महाकाव्य क्या होता है, यह एक प्रबंध काव्य है। ओके, महाकाव्य भी और खंड काव्य दोनों भी आपके प्रबंध काव्य हैं। ओके, इनके अंतर्गत किसी नायक विशेष की चरित्र विषयक विशेषताओं का उल्लेख होता है, मतलब किसी के बारे में पूरा चरित्र होता है। इसके कलेवर में अनेक अध्याय, विभिन्न रस एवं छंदों का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य क्या है, महाकाव्य यानी बड़ा काव्य, ये बड़ा काव्य होता है, इसलिए इसमें क्या है बहुत सारे रसों का प्रयोग होता है, बहुत सारे क्या है छंदों का प्रयोग होता है। ओके, बहुत सारे इसमें क्या है और अध्याय होते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ा काव्य है इसलिए इसे अध्याय में बटा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुलसीदास का जो रामचरितमानस है ये महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा जो रचित है प्रिय प्रवास, ये उनका एक महाकाव्य है। तो ये दो यहाँ महाकाव्य बताए गए हैं। अक्सर पेपर में 2 नंबर में बस केवल इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकार बताइए। तो आपको याद होना चाहिए तुलसीदास का रामचरितमानस, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास। फिर खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य प्रबंध काव्य का भेद के अंतर्गत आता है। इसमें संपूर्ण जीवन की झांकी न होकर, महाकाव्य में क्या है किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जीवन के बारे में होता है। जैसे रामचरितमानस में राम जी के बारे में है, पूरा जीवन शुरू से लेकर उनके अंत तक के बारे में बताया गया है रामचरितमानस में। खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में पूरा जीवन के बारे में न बताकर किसी एक हिस्से को बताया जाता है, जीवन के किसी एक पार्ट को बताया जाता है। ओके, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि इसमें संपूर्ण जीवन की झांकी ना होकर जीवन के किसी एक पक्ष पर ही क्या प्रकाश डाला जाता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं कथा का आधार होती हैं। यह सीमित कलेवर में स्वतः पूर्ण रचना होती है। सीमित कलेवर यानी छोटा होता है, कलेवर यानी छोटा आकार। तो इसका जो खंड काव्य होता है वो छोटा होता है, जबकि महाकाव्य क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। खंड काव्य के उदाहरण में आपको बताना है कि कालिदास का मेघदूतम है, मैथिली शरण गुप्त का आपका जयरथ बद्ध और पंचवटी हो जाता है। तो ये आपके रहते हैं खंड काव्य। ओके, याद करिएगा, ये जरूर याद करके रखिएगा इनके, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है आपके 2 खंड काव्य के नाम, 2 महाकाव्य के नाम, उनके रचनाकार। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रहता है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, अगर आपका लक्षण लिखने के लिए आते हैं कि खंड काव्य के लक्षण लिखिए, महाकाव्य के लक्षण लिखिए, विशेषता लिखिए, तो फिर आपके अंतर याद कर लेते हैं। तो अगर खंड काव्य का पूछे तो इस का बताइए, महाकाव्य पूछे तो ये जो पॉइंट है इसी क्रम में लिख देना। ओके, अंतर पूछे तो इस पर से आपको लिखना है। देख लेते हैं अंतर क्या है कि खंड काव्य में क्या होता है, इसमें जीवन के एक पक्ष का या एक घटना का वर्णन होता है। थोड़ा राइट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। ओके, हो रही है। ओके, और महाकाव्य में क्या होता है, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन को क्या है दर्शन वर्णित होता है, मतलब नायक का संपूर्ण जीवन बताया जाता है महाकाव्य में। खंड काव्य में एक हिस्सा बताया जाता है। खंड काव्य का जो आकार होता है बहुत सीमित होता है, छोटा होता है, जबकि महाकाव्य का जो आकार होता है बड़ा होता है। खंड काव्य की जो कथा वस्तु होती है वो सीमित होती है, कथा यानी कहानी होती है वो बहुत जो छोटी होती है। महाकाव्य की कथा वस्तु व्यापक होती है, मतलब ये कहानी बहुत बड़ी होती है। ओके, खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है, जबकि महाकाव्य में क्या अनेक सर्गों में विभाजित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका अंतर, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। साथ ही आपको यही बता दें लास्ट में, ये जो खंड काव्य पंचवटी, सुदामा चरित, पथिक, ये सब आपके खंड काव्य है, जबकि महाकाव्य में रामचरितमानस, कमायनी, साकेत, ये सब आपके क्या है महाकाव्य है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने काव्य व काव्य के भेद वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया है। याद आपको क्या क्या रखना है परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से, एमपी बोर्ड एग्जाम की विशेषकर दृष्टि से आपको क्या है काव्य की परिभाषाएं, आपको ये टॉपिक इतना याद रखना है। काव्य के भेद आपको तैयार करना, नाम याद करिएगा कि 2 काव्य होते हैं, श्रव्य काव्य, आपका दृश्य काव्य। ओके, श्रव्य काव्य में भी आपका होता है कौन से, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, और प्रबंध काव्य में होता है आपका खंड काव्य, महाकाव्य। इस पर नाम याद रखिएगा। फिर मेन जो आपको मैंने खंड काव्य महाकाव्य बताया है वो याद रखना है, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में जो अंतर बताया वो तैयार करके रखना है। ओके, इतना बस आपको तैयार करके रखना है एग्जाम की दृष्टि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रस होता क्या है, रस की परिभाषा। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखते समय पाठक श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। मतलब कुछ भी हम पढ़ते हैं हिंदी में, जब क्या है हम कुछ भी कहानी कविता वगैरह पढ़ते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या है रस कहते हैं। ओके, अब रस के अंग देख लेते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है रस के कितने अंग होते हैं, वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन आता है। तो रस के 204 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब ये सब क्या होते हैं इनके बारे में भी हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थायी भाव हमारा क्या होता है। तो स्थायी का नाम ही है स्थायी रहना, ऐसा भाव, ऐसी फीलिंग जो हमारी स्थायी रहे, ओके, परमानेंट रहे। वो आपके नाम ही से आप क्या है अर्थ निकालिए, स्थायी भाव, ऐसी हमारी फीलिंग जो हमेशा क्या परमानेंट रहे। ओके, तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। ओके, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करें स्थायी भाव कहलाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं संचारी भाव।
संचारी भाव जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ओके, आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप कोई मोटिवेशन जैसे वीडियो देख लेते हैं। ओके, कि आपको मोटिवेशन आपका कम हो रहा है, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली है। ओके, मोटिवेशन सॉन्ग सुन लिए है, तो कुछ समय के लिए आप अलग ही जोश आएगा कि अब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है। ओके, आप कॉपी किताबें खोलकर बैठ जाएंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर सब मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या जो भाव आया है, आपके अंदर जो वीर रस आया है, ओके, जोश आया है, वो कुछ ही समय के लिए आया है। ओके, तो वो आपका कहलाएगा संचारी भाव, मतलब कुछ समय के लिए भाव आकर जो चला जाता है वो आपका संचारी भाव। लेकिन जो भाव स्थायी रूप से हमेशा के लिए निवास करे वो आपका स्थायी भाव। ओके, तो संचारी भाव लिखा हुआ है। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं। ओके, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव आते हैं और क्या है पुनः लुप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या है संचारी भाव कहते हैं। ओके, फिर पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अक्सर ये वस्तुनिष्ठ में आता है, अच्छे से याद कर जाइएगा। ओके, जो मैं आपको पॉइंट बताते जाऊं, तो आपको संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। ओके, प्रमुख आपको संचारी भाव के कुछ आपको नाम याद रखना है, जैसे अपन निवेश, शंका, गिलानी, हर्ष, आवेग, ये सब आपके क्या है स्थायी भाव, इस टाइप के होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम विभाव क्या होता है। तो विभाव दोस्तों हमारा होता है स्थायी भाव को जागृत करने के लिए कारक विभाव कहलाते हैं, मतलब स्थायी भाव जिससे कारण उत्पन्न हुए हैं। ओके, वो आपको कहलाता है विभाव। मान लीजिए मैं अभी क्या है भगत सिंह की पिक्चर देख लेता हूँ। ओके, जो आपकी मूवी बनी वगैरह है। ओके, जिससे इसमें मेरे अंदर जैसी मैं पिक्चर देखूंगा तो मेरे अंदर 20 आ जाएगा। जब देशभक्ति वाली हम पिक्चर देखते हैं तो हमारे अंदर क्या है देशभक्ति जागृत हो जाती है, देश के करने के लिए कुछ प्रेरणा आ जाती है। ओके, मन में। ओके, तो जिसके कारण तो हमें जो हमारे अंदर रस आया वो कौन सा रस आया, बी रस आया। ओके, अब किससे कारण लेकिन जागृत हुआ, मेरे मूवी देखने के कारण। ओके, तो जो इसमें मूवी होगा वो हमारा क्या है विभाव कहलाएगा। तो स्थायी भाव जागृत करने वाला जो कारक है वो आपका विभाव कहलाता है, जिसके कारण आपके मन में वो रस आया है, वो आपका विभाव हो गया। अब विभाव होते हैं वो भी आपके क्या 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। आलंबन मतलब है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आपका आलंबन कहलाता है। जैसे राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नख की परछाई, तो यहाँ जो क्या है जानकी जी हैं वो राम के रूप को निहार कर क्या है उनके अंदर क्या है श्रृंगार रस आ गया है। ओके, तो श्रृंगार रस तो ये क्या है जिसके प्रति, तो यहाँ क्या है जानकी के किसके प्रति हो गया, राम के प्रति। ओके, प्रेम आया है। ओके, तो यहाँ आपका आलम्बन कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा राम जी हो जाएंगे। तो उद्दीपन का स्थायी भाव को बढ़ाने वाला या उद्दीप्त करने वाला भाव होता है, उद्दीपन कहलाता है। ओके, जो स्थायी भाव को बढ़ाते हैं वो आपके उद्दीपन कहलाते हैं। अब आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रय और होता है विषय। तो एक आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, राम के रूप को निहारा जानकी कंगन के नख की परछाई, तो जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, यहाँ क्या है सीता जी के मन में क्या है भाव जागृत हो रहा है। ओके, जानकी जी के मन में भाव जागृत हो रहा है, तो आश्रय ये हो जाएंगे। ओके, विषय कौन है, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव जागृत हो, तो जानकी जी के मन में, ओके, जानकी जी के मन में यानी सीता जी के मन में किसके प्रति, राम जी के प्रति। ओके, तो यहाँ राम जी हो जाएंगे आपके विषय और आश्रय कौन हो जाएंगे, सीता जी। इस प्रकार से आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है चौथा हमारा अनुभव। अनुभव है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। ओके, जो व्यक्ति है आश्रय है उसकी जो बाहरी चेष्टाएं हैं वो आपकी क्या अनुभव कहलाती हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से पूरा समझ लेते हैं। ओके, थोड़ा भी हमने क्या परिभाषा वगैरह देखी है, लेकिन कैसे क्या पहचानना है उसे भी देख लेते हैं। तो राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नख की परछाई, याति सब सुधि भूल गई कर टेक रही बल टारत नाही। तो इसमें हम पूछे स्थायी भाव कौन सा है, तो यहाँ रति है। ओके, श्रृंगार रस में आपका है वो, श्रृंगार रस में क्या हो जाता है आपका रति। ओके, तो रति यहाँ आपका हो जाता है स्थायी भाव। विभाव में तो विभाव हमने क्या है आलम्बन होता है, उद्दीपन होता है। आलम्बन क्या है, आलम्बन में भी 2 है, आश्रय और विषय। आश्रय में आपको बता चुका हूँ जानकी जी, जिसके मन में क्या है भाव जागृत हो, तो जानकी जी के मन में भाव जागृत हो रहा, जिसके प्रति भाव जागृत हो यानी राम जी के प्रति हो रहा, तो राम जी आपके विषय हो जाएंगे, आलम्बन हो जाते हैं। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन जो और उस स्थायी भाव को बढ़ाएं, तो कंगन के नख की प्रतिबिंब क्या है और स्थायी भाव को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका उद्दीपन। फिर अनुभव क्या है, अनुभव आपका हो जाएगा जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं, कर टेकना, पलकना, गिराना, पगरना। संचारी भाव उसमें कौन सा है, तो हर्ष है। ओके, फिर जड़ता भी है, उन्माद भी है, मतलब थोड़ा सा खुशी भी मिलती है। ओके, थोड़ा दुख भी होता है, तो इस प्रकार से तो हरता, जड़ता, उन्माद ये सब इसमें क्या है संचारी भाव है। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल समझ लिए। आई होप आपको समझ लिया होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक रहता है रस में। ओके, बाकी इसके बाद तो फिर आपका बिल्कुल आसान रहने वाला है रस के प्रकार। तो हम देख लेते हैं दोस्तों रस के प्रकार। ओके, रस के अंग हमने समझ लिए 4 अंग होते हैं। ओके, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, चारों को हमने समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं रस के प्रकार। तो रस दोस्तों आपके 10 प्रकार के होते हैं। ओके, 10 प्रकार के आप देख सकते हैं। पहला होता है आपका श्रृंगार रस। ओके, और सबके जो इस साइड लिखे हुए हैं ये रस है, रस के नाम, और इस साइड लिखा हुआ है स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी, करुण रस का स्थायी भाव है शोक,
याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या है पेपर में अक्सर क्या है पूछा जाता है कि भयानक रस का स्थायी भाव लिखिए, विवश रस का स्थायी भाव क्या है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, याद रखना है इसको। ओके, रौद्र रस यानी रौद्र का मतलब होता है क्रोध, तो क्रोध होता है। वीर रस का होता है स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का भय, विवश रस का जुगुस्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल रस का वात्सल। ओके, तो ये आपको क्या है अच्छे से याद रखिएगा, रस और रस के स्थायी भाव। अब दोस्तों हम क्या है प्रत्येक रस को समझ लेते हैं। अब देखिए प्रत्येक रस की मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा एकदम आसान वाला। ओके, तो आपको क्या है परिभाषा तो एक ही याद करनी है और एक ही परिभाषा आप क्या है सभी परिभाषा याद कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले आ जाता है श्रृंगार रस। ओके, तो जो आपको मैं परिभाषा बता रहा हूँ, एक आपको केवल एक अच्छे से परिभाषा याद रख लेनी है। एक परिभाषा याद हो जाती है तो 10 के 10 की परिभाषा आप आसानी से लिख पाएंगे, बस एक शब्द को चेंज करके। तो देख लीजिए परिभाषा है, सा हृदय के हृदय में स्थित रति, ये श्रृंगार रस के अकॉर्डिंग लिखी है। सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। ये हो जाती है आपकी श्रृंगार रस की परिभाषा। ओके, बस अब आपको ये परिभाषा आपने याद कर ली है, अब इसी से आप किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं। ओके, बस आपको यहाँ हाईलाइटेड मैंने कर दिया है रति, यहाँ आपको चेंज करते जाना है। यहाँ जिस भी रस का आपकी परिभाषा लिखें उसका आपको स्थायी भाव लिख देना है। सपोज हम उदाहरण के लिए समझते हैं, करुण रस का आपको परिभाषा लिखनी है। सा हृदय के हृदय में स्थित, तो अब करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो सा हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है, वहां आपका करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो बस यहाँ चेंज कर देना तो आपकी रस की परिभाषा बन जाएगी। तो एक परिभाषा याद कर लीजिए, 10 की 10 आपकी तैयार हो जाएंगी। चेंज आपको क्या है स्थायी भाव का नाम रस चेंज कर देना है, रस चेंज कर दिए तो आपका रस आपका चेंज हो जाएगा। अब देख लेते हैं श्रृंगार रस का। ओके, श्रृंगार रस दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस में क्या होता है कि नायक नायिका की आपको पता है, इसमें क्या होता है संयोग का मतलब ही है मिलना, संयोग मतलब होता है मिलना। तो यहाँ प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था का क्या है वर्णन होता है संयोग रस में। वियोग में क्या है बिछोड़ने की बात होती है। तो लिखा हुआ संयोग रस, संयोग श्रृंगार क्या है हमारा श्रृंगार है आपका। ओके, तो संयोग श्रृंगार हमारा क्या है, जहां नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था का को हम क्या है संयोग श्रृंगार कहते हैं। सबके आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। मैं आपको वही उदाहरण बताऊंगा जो मुझे खुद का याद है और मैंने क्या है सबसे आसान लिए है, जो मुझे सबसे आसान लग रहे थे। तो राम के रूप को निहारत जानकी, कंगन के नक की परिछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाई। ये आपका कौन सा रस है, इसमें आपका श्रृंगार रस है। लेकिन श्रृंगार रस में भी कौन सा संयोग रस है। ओके, यहाँ राम और जानकी के थोड़ा सा मिलन की बात हो रही है। ओके, संयोग की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसलिए आपका ये संयोग रस संयोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार हो जाएगा, क्या होता है वियोग मतलब होता है बिछोड़ना। तो जिस रस में क्या कि बिछड़न की बात हो वो श्रृंगार वियोग श्रृंगार कहलाएगा। तो जहां नायक नायिका के बिछड़ने का बोध होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। ओके, उदाहरण ये है आपका, हे खग हे मृग हे मधुकर सैणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बस ये आपका ये पहला एक उदाहरण हो जाता है, ये दूसरा उदाहरण अलग से दिया हुआ, उद्धव मोही ब्रज ब्रसत नाही। ये दो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। पहला वाला बिल्कुल आसान है, तैयार कर लीजिएगा। इस स्थिति में क्या है, जब रावण क्या है सीता जी को ले जाता है तो राम जी हैं वो क्या है बनों से पूछते हैं कि बनों से पक्षियों से पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। तो उसी का है हे खग, खग मतलब पर्ची, हे खग हे मृग मतलब हे हिरण से पूछते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर्ण सैणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो बिछुड़न की इसमें बात हो रही है, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। एक एक उदाहरण आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है सीधा कि मान लीजिए करुण रस का आया तो करुण रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, श्रृंगार रस के संयोग और श्रृंगार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से सबका एक एक उदाहरण आपको तैयार करना है, ज्यादा आपको नहीं याद करना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है श्रृंगार रस। अब देख लेते हैं हम करुण रस। ओके, तो करुण रस परिभाषा तो दोस्तों एक ही रहने वाली है, जिसकी मैंने आपको बता दिया है। बस एक ही जगह आपको उसका जिस भी रस की अपनी परिभाषा लिख रहे हैं उसका स्थायी भाव चेंज कर देना है। तो सा हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। बिल्कुल आसान है, एक ही परिभाषा आपको, तो परिभाषा तो आपको एक ही बार पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद आपको हर रस के लिए अलग अलग परिभाषा याद नहीं करनी है। अब आपको उदाहरण लेकिन सबके लिए तैयार करना पड़ेगा अलग से। ओके, करुण रस का उदाहरण जो आपको मुझे याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी तो मुकुट बंधाता माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे ना चुंबक शून्य कबूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ये हो जाता है। इसमें इस स्थिति में क्या बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा करुण रस है। ओके, इसमें क्या है किसी लड़की की शादी हो रही है। ओके, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ओके, लेकिन क्या है जब बाद में पता चलता है कि उसकी जिससे शादी होने वाली है उसकी क्या है मृत्यु हो चुकी है, इसमें उसका बुरा बोध हो रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें करुण रस है। ओके, ये वाला मुझे याद है तो आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी उदाहरण तो देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट से निकाल सकते हैं। जो भी आपको याद हो अपनी तरफ से याद कर लीजिएगा। ओके, पहले से याद हो तो फिर आप
जरूर नहीं कि यही याद करें, लेकिन अभी तक याद नहीं किया तो आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं बी रस की परिभाषा। तो आपकी क्या रहेगी? सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह, बी रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है वहां वी रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण याद कर लीजिएगा, ये तो आपको ये उदाहरण याद होगा। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, फिर ये दूसरा उदाहरण भी आप देख लीजिए जो आपको याद है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो ये हो जाता बी रस। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है, कई सारे उदाहरण हैं, कोई भी आइकन आपको एक अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं हास्य रस। ओके, हास्य रस में भी परिभाषा वही हो जाएगी, सहृदय के हृदय में स्थित। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। तो हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल आसान उदाहरण है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को रहने दो घर में, होने दो हुड़दंगा। बिल्कुल आसान है। ओके, याद अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, रौद्र रस का देख लेते हैं। रौद्र यानी क्रोध की बात। ओके, तो सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध। अभी रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या रहेगा? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो जो मुझे याद है अच्छे से परफेक्ट, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ओके, तो रौद्र रस का ये मुझे याद है, ये बहुत ही आसान मुझे लगा है, मैंने अभी याद कर लिया है। शुरू में तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, सबका एक एक उदाहरण तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना ही। ओके, आप अपनी तरफ से भी कोई भी जो आपको उदाहरण पहले से याद हो वो रखिएगा, या फिर अन्य जो आपको आसान मिल जाए उसे भी आप तैयार कर सकते हो। ये हो जाता है आपका रौद्र रस का। आगे देख लेते हैं भयानक रस। ओके, भयानक रस में क्या है? सहृदय के हृदय में स्थित भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है वहां भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? एक और अजगरी, एक और मेघराय, विकट बटोली बीच में, परसों मूर्छा खाए। इसका मतलब क्या होगा कि एक और अजगर बैठा हुआ है, एक और क्या है? मेघराय मतलब होता है सिंह, शेर। एक और शेर है और एक और अजगर है, और बीच में क्या है? एक व्यक्ति फंस गया है। जब उसने दोनों देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने क्या है, वो क्या है, मूर्छित होकर गिर पड़ा। ओके, तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है? भय रस की, ये मूर्छा खा के क्यों गिर गया? क्योंकि अंदर क्या है? भय आ गया। तो भय रस इसमें दिख रहा है। एक और अजगर, एक और मेघराय, बिकल बटोरी बीच में, परसों मूर्छा खाए। बिल्कुल आसान है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं विवश रस। ओके, विवश रस में क्या होता है? विवश रस का मतलब होता है एकदम ऐसी गंध की घृणा जिससे हमें आ जाए। ओके, तो सहृदय के हृदय में स्थित जुगुस्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है वहां विवश रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, सिर पर बैठियो काग, आंखें दोई खात निकारत, खींचई जीवर स्यार, अतीत आनंद और धारत। यानी क्या है? सिर पर बैठे हो काग। ओके, कोई मृत चीज है, उस पर उसके सिर पर कौवा बैठा है, वो उस मृत शरीर से क्या है? उसकी आंखें निकाल रहा है। ओके, और खा रहा है आराम से, और उसकी क्या है? जीभ निकाल रहा है, उसको खा रहा है, और उस बड़े मजे से खा रहा है। ओके, तो इसमें क्या है? एकदम गंदगी की बात हो रही है। ओके, तो ये आपका विवश रस में आ जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत यानी होता है कि आपका विस्मय। ओके, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। तो सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है वहां अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ओके, तो अद्भुत का ये आपने भी अच्छे से याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। ओके, ये क्या है? भगवान के लिए कहा गया है कि उनके क्या है? उनके बिना पाँव के वो चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, और बिना उनके हाथ भी नहीं है फिर भी वो काम करते हैं। ओके, और उनके बिना हाथ के भी क्या है? बहुत प्रकार के कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार से बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधि नाना। ओके, तो ये आपको याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं शांत रस। तो शांत रस में आपका क्या हो जाता है? स्थायी भाव है निर्वेद। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत यानी शांति वाला। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्यान माही। ओके, इस प्रकार से चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, द्विपाटिन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो इस प्रकार से उदाहरण है, आप कोई भी एक से दो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते वात्सल रस। लास्ट अपना रस है वात्सल रस। तो सहृदय के हृदय में स्थित वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। तो वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है वहां वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। ओके, तो इसमें इस रस में क्या होता है? माता पुत्र के प्रेम की बात होती है। ओके, तो मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, आ जाऊं है यह चोटी। ओके, इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा।
तो ये मैंने आपको क्या है सभी आपको रस समझा दिया है, रस के अंग समझा दिए हैं, रस के प्रकार 10 के 10 उनके उदाहरण साथ हमने समझ लिए। तो अपने ये प्रकार से क्या है रस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या है टॉपिक अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। आपके कौन कौन से हैं तो आपके सिलेबस में आपको बता देता हूं। आपका एक सांगरूपक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, संदेह अलंकार है, वृत्तिरेक अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार है। तो ये आपके 5 अलंकार है, केवल इन्हें आपको पढ़ना है ओके, परिभाषा और उदाहरण सहित। तो पेपर में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सांगरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इस प्रकार से। साथ ही आपके क्या 2 नंबर के कम से कम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उससे संबंधित ओके। तो देख लेते हैं अलंकार वाला टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या देख लेते हैं, हम सांगरूपक अलंकार को पढ़ते हैं। सांगरूपक अलंकार क्या होता है पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी उपमेय में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है वहां सांगरूपक अलंकार होता है। सांगरूपक अलंकार तो रूपक अलंकार का एक प्रकार है सांगरूपक ओके। तो रूपक अलंकार का ही मान के आप चलिए। पहले उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमेय क्या होता है जो कोई जिस व्यक्ति की बात की जाती है। उपमान क्या होती है जिससे हम क्या है तुलना करते हैं ओके। तो जब क्या है उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, एक ही है ओके। जैसे मैं कहूँ राम जी का जो मुख है चंद्रमा के समान है, तो यहाँ मैंने कहा राम जी ही चंद्रमा है, चंद्रमा जी राम है, मतलब एक के ऊपर दूसरा आरोपित कर दिया जाए ओके, जिसमें पता ना चले उपमेय कौन है उपमान कौन है, तब वहां का होता है आपका सांगरूपक अलंकार। उदाहरण समझ लेते हैं। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबल बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोच मृंग। तो उदित उदय गिरी मंच पर रघुबल बाल पतंग। अब यहाँ जो क्या है राम जी की तुलना है वो किससे कर दी गई, सूर्य से कर दी गई। मतलब क्या है सूर्य जो राम जी है बिल्कुल एकदम सूर्य की तरह दिख रहे हैं। और इस प्रकार से कि जिस प्रकार के सूर्य से क्या है रोशनी से या सूर्य के प्रकाश से जो कमल क्या खिल उठता है, उसी प्रकार से जो संत लोग भी क्या है राम जी के दर्शन पाकर क्या है एकदम प्रसन्न हो गए हैं। उसी प्रकार से तो सेम बता दिया है। या संत की तुलना किससे की गई है, एकदम कमल से फूल को कर दी गई है। राम जी की तुलना क्या किससे कर दी गई है, पूरी तरीके से सूर्य से कर दी गई है ओके। तो अब यहाँ उपमेय उपमान पर क्या है एकदम आरोपित कर दिया गया है अंगों सहित ओके, मतलब पूरा आरोपित कर दिया जाए, वहां सांगरूपक अलंकार होता है। बाकी पेपर में अगर आता है तो ये आपको इतना लिखना है जितना मैंने आपको बताया ओके। नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। नामी में इसके पूरा राज छुपा हुआ। भ्रांति यानी भ्रम हो जाना, जिसमें भ्रम हो जाए वो हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है ओके। उसी प्रकार से आपको परिभाषा बतानी है। जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु पर भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमें लगे कि यार ये तो वस्तु में जो पहले देखी वही है, भ्रम हो जा रहा है किसी विशेष समानता के कारण, वहां क्या है आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। घनश्याम मतलब हो गया आपका क्या है श्याम भगवान कृष्ण के लिए क्या है, घनश्याम यानी बादलों के लिए कहा गया है ओके। तो जान श्याम घनश्याम को, जो बादल को जब देखते हैं मोर तो उन्हें लगता है ये कृष्ण जी आ गए, तो कृष्ण जी को समझ कर क्या है ये नाचने लगते हैं ओके। तो ये आपको बताया ना क्या भ्रम हो गया, किसे हो गया, जो मोर है ओके, जो मोर है उनको भ्रम हो गया कि ये क्या है कृष्ण जी आ गए, जबकि वहां तो बादल थे ओके। क्योंकि यहाँ कभी क्या है सांवला रंग क्या है बादलों का भी है कृष्ण जी का, इसलिए लाइन बताई गई ओके। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को ओके। यहाँ भी भ्रम ही शब्द लगा हुआ पहले से ओके। तो ये आपके हैं भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपके दोनों दिए हुए हैं, अच्छे से याद तैयार कर लीजिए। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को ओके। आगे देख लेते संदेह अलंकार। अब इसमें भी आपका नाम में ही राज हुआ है संदेह अलंकार। यहाँ आपका क्या है भ्रम हो जाता है, यहाँ आपको संदेह होता है ओके। देख लेते हैं संदेह अलंकार में किस प्रकार से परिभाषा लिखनी है। जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वह वही वस्तु है वहां संदेह अलंकार होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां उसका रूप और रंग गुण की समानता के कारण हमें किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके जो हम सोच रहे हैं वही वस्तु है, वहां आपको क्या है संदेह अलंकार होता है ओके। मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे क्या रस्सी डली हुई है ओके। तो मुझे लगता है वो थोड़ा ब्लैक कलर की लस्सी हुई है, रात का समय है, तो मुझे लग रहा है ये ऐसा नहीं कि वहाँ सांप हो गए। तो अब मुझे ये क्लियर भी नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ समय लग रहा है कि ये रस्सी है, फिर लगता है ये सांप है, रस्सी है सांप है, कंफ्यूजन है। तो वहां मुझे क्या हो गया संदेह हो रहा, यहाँ आपका क्या है संदेह अलंकार होगा। जब फिक्स ना हो सके जो मैं सोच रहा हूँ वही वस्तु है ओके। अब मुझे क्या है वहाँ रस्सी का रूप कैसा है, एकदम रस्सी सांप के रूप के है, रंग उसका ब्लैक है, तो मुझे उसके लग रहा कि क्या हुआ सांप ना हो ओके। तो रस्सी और सांप का मुझे क्या है कंफ्यूजन हो रही
बार बार, वहां इसलिए मुझे क्या संदेह हो रहा हो। तो यही होता है आपका संदेह अलंकार। तो जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वह वही वस्तु है, वह आपका क्या है, संदेह अलंकार होता है। इसका मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा पूछा जाता है कि इसमें अंत तक संशय, तो आपके संशय लिखना है। ओके, संशय, इसमें क्या है आपका अंत तक संशय बना रहता है। ये आपके वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछा जाता है कि संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो सत्य हो जाएगा। लिखा रहेगा भ्रांति मान अलंकार में अंत तक संशय बना होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। भ्रांति मान अलंकार में क्या होता है, हम किसी वस्तु को फिक्स मान लेते हैं, हाँ ये वही वस्तु है, लेकिन हमें संदेह अलंकार में क्या है, ये फिक्स नहीं हो पाता है, ये बात रहती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपका ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है संदेह अलंकार का उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका संदेह अलंकार का उदाहरण अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये किस समय लिखा गया है, जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा, तब उसके लिए ये लाइन लिखी गई है कि पता नहीं चल रहा कि साड़ी क्या है, नारी है कि नारी ही सारी है, ये समझ में नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए लाइन लिखी है। यहाँ पूरा संदेह समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विरोधाभास अलंकार। अब इसमें भी इसके नाम में भी राज छुपा होगा, विरोध धन आभास, विरोध धन आभास, जहां में क्या है, विरोध का आभास हो। आभास मतलब हमें लगे कि ऐसा लगे किसी पंक्ति को पढ़कर कि यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है वहां विरोध हो रहा है। नाम ही में राज छुपा, विरोध धन आभास, यानी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। देख लेते परिभाषा भी जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया उसी प्रकार से लिखना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है, विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विरोध धन आभास, जहां वाक्य में विरोध का आभास प्रकट होता है किंतु वास्तव में विरोध नहीं होता है। विरोध का आभास हो लेकिन वास्तव में विरोध ना हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अब परिभाषा को आपको बिल्कुल याद करने रटने की आवश्यकता नहीं है, पूरे नाम में ही राज छुपा हुआ विरोध धन आभास है, जहां विरोध का आभास हो लेकिन विरोध ना हो, विरोधाभास अलंकार होता है। इसका हम क्या है, उदाहरण समझ लेते हैं। तो विरोधाभास अलंकार के मैंने आपको यहाँ 3 उदाहरण दिए, एक एक को समझ लेते हैं। तो ये तो आपका पहले ही चैप्टर जो आपका क्लास 12 हिंदी में आपके आत्म परिचय जो पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन जी का, उसी की जो 2 लाइन है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। बिल्कुल आसान इसका अर्थ निकाल सकते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। जो इसकी दूसरी लाइन है इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है। तो शीतल यानी ठंडा, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरना, यानी ठंडी वाड़ी में आग लेना। ये ठंडे में क्या गर्म की बात हो रही, तो आप देख सकते हैं विरोध का आभास, मतलब पॉसिबल नहीं है। अब ठंडे में कोई चीज गर्म की बात कैसे हो सकती है, तो शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, आपका विरोधाभास अलंकार। दूसरा देख लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जल हुई। तो इसमें भी दूसरी लाइन में आपका विरोधाभास अलंकार है, क्या है, जो जो बूढ़े श्याम रंग। ओके, जो जो बूढ़े श्याम रंग यानी जो क्या है भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, त्यों तो उज्जवल हुई, तो उसका क्या है उज्जवल होता जाता है, तो ये मतलब क्या है वो बढ़ोतरी करता है। ओके, ये इसका मेन अर्थ है, लेकिन पढ़ने में क्या समझ में आता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग यानी काला रंग, काले रंग में जो जो डूबता जाता है व्यक्ति वो क्या है उज्जवल यानी सफेद रंग, तो सफेद होता जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो काले में क्या है वो डूबता जा रहा है और सफेद रंग का होता जा रहा है। ओके, काले रंग का मैंने पेस्ट लगा दिया, उस पर कोई अपने ऊपर लगा रहा है और मैं कह रहा हूँ कि वो सफेद होते जा रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। बाकी कभी क्या कहना चाहता है तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, फिर है मोहब्बत एक मीठा जहर है, एक मीठे भी और जहर की बात की जा रही, तो ये आपका हो जाता विरोध। तो ये हो जाता कोई भी आपको एक अच्छे से एग्जांपल तैयार कर लीजिए, ये पहला वाला तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में, तो पहला वाला अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अब देख लेते हैं हम व्यतिरेक अलंकार, लास्ट हमारा अलंकार है। 5 अलंकार तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। बोर्ड नहीं, त्रैमासिक अर्धवार्षिक आपकी वार्षिक परीक्षा क्लास 12 में आपके 5 ही अलंकार है, तो मैंने आपको 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर आपके है ये आपके ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं अलंकार वाले से। ओके, व्यतिरेक अलंकार देख लेते हैं। तो व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो पहले तो आप उपमेय उपमान को जान लीजिए, क्योंकि इसी पे पूरा डिपेंड है। तो उपमेय आपका क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है जिसका वर्णन होता है, जिसकी बात की जाती है। उपमान क्या कहलाता है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय को क्या है उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, उससे बढ़कर भी बता दिया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। थोड़ा समझ लेते हैं, उदाहरण से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जितने भी उदाहरण दे रहा हूं जो मुझे याद है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, वही मैं आपको दे रहा हूं। ओके, तो देख लेते हैं, साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। देखिए इसमें समझ लेते हैं, साधु ऊंचे शैलसम मतलब जो क्या है साधु यानी सज्जन की यहाँ बात हो रही, तो सज्जन होते हैं वो क्या है पर्वतों के समान ऊंचे होते हैं। जिस प्रकार से पर्वत ऊंचे होते हैं उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे भी ऊंचे होते हैं। मतलब यहाँ के इस लाइन में पहली लाइन में क्या है दोनों की समानता बता दी, दोनों क्या समान है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो पर्वत होते हैं बड़े होते हैं उसी प्रकार से मतलब ऊंचे होते हैं, उसी प्रकार से क्या है सज्जन लोग भी ऊंचे होते हैं। लेकिन क्या है किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या है कोमल होते हैं, क्योंकि पर्वत तो क्या है बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं बहुत ही क्या है कोमल होते हैं। तो दूसरी लाइन में क्या कर दिया गया है उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बता दिया है, यानी यह सज्जनों को क्या है पर्वतों से ऊंचा बता दिया। पहली लाइन में तो क्या दोनों बराबर है, चाहे पर्वत हो चाहे सज्जन व्यक्ति हो, लेकिन दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि सज्जन व्यक्ति ज्यादा ऊंचे है पर्वत में,
तो यहाँ क्या है, उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बता दिया है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी पेपर में दोस्तों आपको समझाना वगैरह नहीं है, एक बार आपको रट लेना है, लाइन पढ़ लीजिएगा और फिर आपको अब समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको ये अच्छे से उदाहरण तैयार हो जाए, क्योंकि आपको अर्थ पता होगा तो थोड़ा उदाहरण करने याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। मुख मयंक सो सखी, मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सा विशेष। देखिए, मुख मयंक सो है सखी, मतलब जो आपका मुख है आपका है, वो क्या है, मयंक यानी चंद्रमा के समान है, मुख क्या है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ दोनों क्या है, मुख और चंद्रमा को एक ही बताया गया, लेकिन दूसरी लाइन में क्या है, मधुर वचन सा विशेष। लेकिन जो मुख होता है, ओके, उसमें क्या है, मधुर वचन होते हैं, मधुर वचन निकलते हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है, उतना मधुर नहीं होता है। जबकि मुख क्या है, मधुर होता है, क्योंकि उसमें क्या है, मधुर वचन निकलते हैं, लेकिन चंद्रमा मधुर नहीं होता है। तो वही बताया जाए, यहाँ आपको चंद्रमा से ज्यादा किसके श्रेष्ठ बता दिया है, मुख को बता दिया, मुख यानी उपमेय को बता दिया है, उपमान से ज्यादा श्रेष्ठ। तो वही परिभाषा, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया है, वहां पर तिर्यक अलंकार होता है। दो उदाहरण दे दिए हैं, लेकिन कोई भी आपको एक तो एकदम रटी लेना है, पेपर में एक ही आएगा, दो लिखने भी नहीं आता है। ओके, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, बाकी याद के रटना केवल एक ही है आपको। ओके, समझा दिया है तो अच्छे से आपको, आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आया, वीडियो को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो एमपी बोर्ड के सिलेबस में 5 अलंकार थे, मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। का छंद को पढ़ने वाले हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आपके छंद के टॉपिक में केवल 4 छंद है। 4 छंद को पढ़ लेते हैं, आपका ये छंद वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 छंद है, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1-2 आपके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ओके, 4 नंबर का इससे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इस पेपर में, इसलिए आपको छंद वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, तो आपके कौन कौन से छंद है, तो 4 छंद आपको पता होने चाहिए, सोठा, कबित, सवैया, रुबाइयां, ये 4 छंद आपको क्या तैयार करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोठा छंद। ओके, तो सोठा छंद को देख लेते हैं। तो सोठा छंद होता है, वो आपका क्या है, दोहा का उल्टा होता है। हमेशा ही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट में पूछे जाता है कि सोठा छंद दोहा का उल्टा होता है, सत्ता सत्य में आए तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अब आपको परिभाषा इसमें क्या याद रखनी है कि इसके विषम चरणों में, अब विषम और सम क्या होता है, आपका 2, 4, 6, 8 ये आपके सम है, 1, 3, 5 7 ये आपके विषम होते हैं, विषम नंबर। तो इसके विषम चरणों में, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में, सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरणों में क्या है, 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपकी होती है सोठा छंद। थोड़ा सा आपको क्या है, इसमें रटना पड़ेगा। अलंकार मैंने आपको समझाए थे, तो उसमें रटना नहीं है, केवल थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो आप क्या है, परिभाषा लिख पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं इसका उदाहरण आपको कौन सा तैयार करना है। जो सुमिरत सिद्धिति होई, गण नायक करीवन वदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ओके, तो इसमें अब अर्थ का जो कोई ज्यादा मतलब नहीं, अलंकार में अर्थ का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन इसमें तो आपको क्या है, केवल क्या है, अब ये मात्राओं का है, क्योंकि इसमें क्या है, मात्राओं की गणना होती है। ओके, तो इसलिए केवल मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आपको देखिए इसमें कितने आपके चरण है, 4 चरण है। किस प्रकार से चरण गिने जाते हैं, एक लाइन में 2 चरण, एक आपका कॉमा लगा तो 1 चरण, ये आपका दूसरा चरण हो जाता है, ये आपका तीसरा चरण है, ये आपका चौथा चरण। ओके, तो परिभाषा क्या कहती है, सोठा छंद कहता है कि जो आपका विषम चरण है, विषम चरण यानी आपका पहला और तीसरा, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। तो पहली लाइन और जो तीसरी लाइन है, इसमें 11-11 मात्राएं आपको मिलेंगी। और आपका जो आपका सम चरण है, यानी दूसरी लाइन और चौथी लाइन, इसमें दोस्तों आपको कौन सी 13-13 मात्राएं मिलेंगी। एक बार गिन लेते हैं, जैसे इसमें ओके, तो ये आपकी तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में यानी कौन सी लाइन है, ये हमारी विषम चरण है। तो विषम चरण में दोस्तों हमारी 11 मात्राएं मिलेंगी। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देख लेंगे 11 मात्राएं हैं। ओके, अब मात्रा गिनना आपको बनना चाहिए, वही कहाँ में गिनना है, कहाँ नहीं गिनना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप गिनेंगे तो आपको क्या है, 11-13 की मिलेगी। ओके, तो ये हो जाता है तैयार, अच्छे से कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कबित छंद। कबित छंद में क्या है परिभाषा, कि इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 की यति होती है, पर यति होती है, यति मतलब कॉमा या फुल स्टॉप मान के चले। ओके, 16 और 15 की पर क्या है, यति होती है। हर चरण का अंतिम जो होता है गुरु होता है। ओके, देख लेते, समझ लेते, उदाहरण के साथ समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका थोड़ा उदाहरण आपको बड़ा है। ओके, तो तैयार आपको कर लेना है। कम से कम इसमें आपके उदाहरण में 8 लाइनें दी हुई है, तो अगर कम आप करना चाहें तो कम से कम 4 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 4 लाइन चल जाएगा कम, और बाकी पूरा याद हो सकता है, तो कर लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं किस प्रकार से कहता है कि प्रत्येक चरण, तो इसमें क्या है, 2 लाइनों से 1 चरण बनता है, ये आपकी 2 लाइन से 1 चरण बनता है। तो ओके, 16 और 15 की यहाँ पर यति होती है, यानी पहली लाइन पर आपको 16 वर्ण मिलेंगे, दूसरी लाइन पर आपको 15 वर्ण मिलेंगे, इसी पर से तीसरी लाइन में फिर आपको 16 मिलेंगे, फिर आपको चौथी लाइन में 15 मिलेंगे। मतलब 2 लाइनों से 1 चरण बनता है, यहाँ से पहली 2 लाइन से 1 चरण, 2 लाइन से 1 चरण। ओके, इस प्रकार से
तो सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से करायना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम सहर्ष निज भाग्य की सराहना। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सके, किंतु है कठिन नित्य ने का निभाना, चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से प्रमोद युत चाहना। ओके, तो इजी है, इजी लैंग्वेज में है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो कविता से थोड़ा याद कर लीजिएगा। ओके, तो वैसे भी आप कोई भी उदाहरण तैयार करें कम से कम 4 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो जैसे हम पहली लाइन आपको गिनते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि आपको यहाँ 16 वर्ण मिलेंगे, दूसरी लाइन में आपको क्या है 15 वर्ण मिलेंगे। तो देख लेते हैं वर्ण गिनता है। वर्ण तो सिंपल होता है गिनना, 1 वर्ण 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 वर्ण मिलते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप पहली लाइन में 16 वर्ण मिलेंगे इस प्रकार। तो 2 लाइनों से मिलकर एक चरण बनता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ओके, कि कविता में कितने चरण पर कितने वर्ण होते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों आपको सोठा में आपको याद रखना पड़ता है कितने चरण में, सम चरण में कितनी मात्राएं, विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये हो जाता है आपका सोठा छंद के बाद कवित छंद। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं सबैया छंद। तो सबैया छंद क्या है? सबैया एक वार्णिक छंद है। तो आपको ये सबसे पहले सभी को याद कर दीजिए, जो सोठा छंद है वो आपका क्या है मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना होती है। कवित छंद है वो आपका क्या है वार्णिक छंद है। सबैया छंद वार्णिक छंद है। ये क्यों याद रख जरूरी है? क्योंकि आपके क्या है वस्तुनिष्ठ यहीं से बनते हैं। ओके, क्वेश्चन आता है कि सबैया छंद कौन सा छंद है, तो आपको बताना पड़ेगा वार्णिक छंद है। ओके, इस प्रकार से तो वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। सबैया एक वार्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक की जो छंद है वो सबैया छंद कहलाते हैं। तो 22 से लेकर 26 वर्ण तक के जितने भी छंद है वो सभी छंद क्या है सबैया कहलाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि सबैया जो छंद है वो कई प्रकार के होते हैं। तो अब कई प्रकार के होते हैं तो हम सभी तो पढ़ेंगे नहीं, हमें केवल मुख्यता वाले पढ़ने हैं। तो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं वो 2 मुख्यता है आपके सबैया छंद में, एक दुर्मिल सबैया है और एक मदगंध सबैया है। तो दोनों को हम क्या है समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं मदगंध सबैया। पेपर में आएगा तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि मदगंध सबैया की परिभाषा उदाहरण लिखी। होगी तो देख लेते हैं। तो मदगंध में 4 चरण होते हैं। अब देखिए 4 चरण होते हैं तो आपको क्या 4 लाइन का आपका उदाहरण तो तैयार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आप सोचे कि सर थोड़ा छोटा सा बता दिए, तो ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं है। कार वाला टॉपिक होता है उसमें क्या है अर्थ का महत्व होता है, तो 1-2 लाइन का हम उसमें देख लेते हैं उदाहरण। लेकिन इसमें क्या है आपको फिक्स रहता है कि जितने चरण होने चाहिए तो उतने चरण आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो मदगंध सबैया 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ओके, वर्ण में 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। देख ले उदाहरण क्या है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। नारद से सुत व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अरिर की छोरियां छैया भरी, छाछ पे नाच नचावे। तो इसमें आपके दिए 4 चरण दिए हुए हैं। प्रत्येक चरण में दोस्तों आप गिनेंगे तो आपको 23 वर्ण मिलेंगे। ओके, अगर देखना चाहे तो वर्ण भी आप गिन सकते हैं। पहला आपका प्रत्येक चरण में क्या देखा हमने 23 वर्ण मिलेंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो देख सकते हैं 23 वर्ण मिले। इसी प्रकार से गिनेंगे सब में 23 वर्ण मिलेंगे। तो यही आपको याद रखना है। मदगंध सबैया में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या है आपके 23 वर्ण होते हैं और आपको उदाहरण तैयार करना सबसे ज्यादा मेहनत होती है उदाहरण तैयार करने में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है सबैया में दुर्मिल सबैया। तो दुर्मिल सबैया को देख लेते हैं। दुर्मिल सबैया के हर चरण में 8 सगण पाए जाते हैं। वर्ण की संख्या क्या है 24 मानी जाती है। मतलब क्या है हर चरण में 24 होते हैं। इसमें क्या है वर्ण। और इसका दूसरा नाम चंद्रकला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि दुर्मिल सबैया का दूसरा नाम क्या है तो चंद्रकला है। ओके, तो याद रखिएगा चंद्रकला को किसका नाम है दुर्मिल सबैया का। अब ये आपका दिया हुआ तो इसमें आपको ये उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी और भी आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा और आसान मिले तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी लगभग लेकिन आपको लॉन्ग तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि इनमें फिक्स रहता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है तो इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रुबाइया छंद। रुबाइया छंद देख लेते हैं। रुबाइया जो छंद होता है वो उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। 4 पंक्तियां होती हैं जिसमें पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तो तीसरी पंक्ति होती है उसमें तुक क्या है नहीं मिलाया जाता, वो क्या है स्वतंत्र होती है। देख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि 4 पंक्तियां होती है। तो अब 4 पंक्तियां होती है तो 4 पंक्तियां तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी उदाहरण में। तो आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहकर हवा में जो लोका देता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आपकी ये चैप्टर ही में है, आपका क्लास 12 में ही आपकी पोयम दी हुई है। ओके, रुबाइया वाले चैप्टर से ये आपकी पोयम की पंक्तियां उठाई गई। ओके, हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पहली दूसरी और
चौथी पंक्ति खड़ी भरी हंसी, देखिए में तुक है, लेकिन यहाँ बिल्कुल जो तीसरी पंक्ति इसमें है बस है, मतलब तुक नहीं है इनसे, ओके, बिल्कुल डिफरेंस है। तो यही इसकी खासियत होती है। तो भाई छंद को याद रखना है कि उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसकी 4 पंक्तियां होती है, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या होती है, तुक होता है। बस ये आपको याद रखना है, बाकी आप उदाहरण तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से जो आपके 4 छंद से सिलेबस में एमपी बोर्ड एग्जाम में वो मैंने आपको क्या है बता दिए है। शब्द गुण क्या होते हैं? तो शब्द गुण की परिभाषा किस प्रकार से आपको लिखनी है? तो परिभाषा आपको बताना है, जिस तरह से वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, मतलब मनुष्य की क्या है, आत्मा के धर्म क्या है, वीरता, उदारता, दया, करुणा, ये सब क्या है मनुष्य के गुण होते हैं। ओके, उसी प्रकार माधुर, ओर्ज आदि क्या है, रस के धर्म है। तो ये तो इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। मेन परिभाषा क्या है, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें शब्द गुण कहते हैं। बस केवल इतनी सी परिभाषा हो गई, जो काव्य तत्व क्या है, रस के धर्म होते हैं, नित्य धर्म है, उन्हें हम क्या है, शब्द गुण कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, मतलब रस की जो धर्म है वही क्या है, शब्द गुण है। अब शब्द गुण जो होते हैं दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। माधुर्य, ओज, प्रसाद। ओके, अब हम क्रम से एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे माधुर्य गुण। माधुर्य गुण क्या है? तो माधुर्य गुण बिल्कुल आसान, माधुर्य नामी से है मधुर लगने वाला, माधुर्य यानी मधुर लगने वाला। जिस काव्य को के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित होते, पुलकित होना मतलब खुश हो जाए। जिसको काव्य को जब हम कहें, किसी को काव्य को पढ़ देते हैं या सुनते हैं तो मन हमारा खिलखिला उठे, मन क्या है पुलकित होते, और कानों को क्या है मधुर प्रतीत हो, वहां माधुर्य गुण होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपको क्या लिख देना है, बीती भिवावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बहुत सारे आपको नेट में सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको माधुर्य गुण के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कोई भी आप तैयार कर लीजिएगा जो भी आपको इजी लगे। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज दी हुआ है कि जिस काव्य को पढ़कर सुनकर हमारा क्या है जो मन पुलकित होते, मन हमारा क्या है खुश हो जाए, वहाँ और हमारे जो कानों को क्या है सुनने में मधुर प्रतीत हो, वह माधुर्य गुण होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे ओज गुण। ओज गुण हमारा क्या है, तो जिसका नाम ही है ओज, ओज यानी ओजस्व। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। मतलब जिस काव्य को पढ़ने से हमारे शरीर में क्या है वीर रस का संचार होने लगे, हमारे अंदर क्या है जोश आ जाए, नाम ही है ओज से जोश से याद, ओज यानी जोश, तो हमारे शरीर में क्या है जोश उत्पन्न हो जाए, वह हमारा क्या है ओज गुण होगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो बहुत सारे, जो वीर रस का जो उदाहरण आपने वीर रस के उदाहरण तैयार किए हैं वही आपके है ओज गुण में लिख सकते हैं। ओके, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो मतलब जो वीर रस के उदाहरण है वही आपके है ओज गुण में आप फिट कर दे सकते हैं। ओके, क्योंकि ओज गुण और आपका वीर रस में क्या है बिल्कुल सेम ही है। ओके, अब देख लेते हैं हम प्रसाद गुण। प्रसाद एकदम मतलब शांति प्रिय वाला। ओके, तो प्रसाद गुण में क्या है, जिस रचना को सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें क्या है प्रसाद गुण होता है। देख लेते हैं प्रसाद गुण का उदाहरण, मतलब क्या है जिसमें थोड़ा शांति वाला हो, वो आपका प्रसाद गुण में जाएगा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, ये आपका प्रसाद गुण का उदाहरण। मैं वही उदाहरण लिए जो आपको इजी याद हो। ओके, इसलिए आपको जो पहले से याद है वही आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है शब्द गुण वाला टॉपिक। बताइए ये पूरा आपका कंप्लीट है, तो इसे आप क्या है पूरा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और आपका तैयार हो जाता है। पेपर में आता है क्वेश्चन किस प्रकार से कि माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो बस आपको इतना टॉपिक लिख देना है। ओज गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए तो इतना आपको बता देना है। प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए तो इतना आपको बता देना है। ओके, ये सिंपल दिया हुआ बिल्कुल आसान से, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। शब्द गुण कैसे कहते हैं, शब्द गुण के प्रकार लिखिए तो आपको इतना टॉपिक लिख देना है। तो बस ये रहता है, इतना टॉपिक पढ़ लिया और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ होते हैं वह भी आप आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों देख लेते शब्द शक्ति की परिभाषा। परिभाषा में आपको बताना है शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। शब्द शक्ति क्या है, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो शब्द शक्ति है। बस केवल इतना ही परिभाषा है, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही हमारी क्या है शब्द शक्ति कहलाती है। यह संबंधी क्या है शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। ये हो जाती है शब्द शक्ति की आपकी परिभाषा। मैं आपको उतनी ही परिभाषा दूंगा। देखिए आप डिटेल से लिखना चाहे तो आप 1 पेज भी लिख सकते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा उसके बारे में, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगा जो आपके पेपर में लिखना है। पेपर में यहाँ शब्द शक्ति क्या है 2 नंबर में केवल आपको इतना बता देना है। ओके, पेपर में आता शब्द शक्ति की परिभाषा और प्रकार लिखिए, तो आपने ये परिभाषा 1 लाइन की बता दी और प्रकार बता दिए। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, इस प्रकार से अब हम एक समझ लेते हैं कि अविधा शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या है उदाहरण सहित।
सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अभिधा शब्द शक्ति। ओके, तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है? शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा कहलाता है। परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब ऐसा मतलब साधारण वाक्य, एक बार से कहें साधारण वाक्य जो क्या है, जिसको जो वाक्य में बोला उसका एक प्रचलित अर्थ होता है, वही अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे अपना घर सबको प्यारा होता है, तो इसका एक ही मतलब है कि सबको अपना घर प्यारा होता है, सिंपल बात है। अयोध्या के राजा दशरथ थे, सिंपल है। तो जो सिंपल सेंटेंस हो, सरल वाक्य होते हैं, वो आपकी अभिधा शक्ति में चले जाते हैं। तो परंपरागत रूप से प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति हमारी क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब जो उसको पढ़ने में हमें जो अर्थ हमारे दिमाग में आता है और वही अर्थ है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा। मतलब सिंपल वाले जो आपके सेंटेंस रहते हैं वो आपकी अभिधा में आते हैं। लक्षणा में देख लेते, लक्षणा शब्द शक्ति अब देख लेते हैं। तो लक्षणा से शब्द शक्ति में नाम ही है लक्षण, लक्षण दिखते हैं इसमें। ओके, देख लेते हैं। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मतलब जो उसका अर्थ निकल रहा है वो अर्थ नहीं है, उसका दूसरा ही अर्थ निकले, वहां आपका हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे मोहन तो शेर है, तो मोहन एक कोई जानवर तो है नहीं कि मोहन शेर है। मोहन तो शेर अगर मैंने कहा तो इसका मतलब है कि मोहन का वीरता का प्रतीक बताया। शेर को क्या है? शेर यहाँ वीरता का प्रतीक है, तो मोहन क्या है? वीर है। ये है सेंस सारा। तो जो कुछ लिखा है उसको वो अर्थ नहीं है, उसका दूसरा अर्थ जा रहा है। मोहन तो शेर है, जैसे मोहन तो गधा है। ओके, तो इस प्रकार से, जैसे वह लड़का गधा लिखा हुआ, तो वह लड़का गधा है, तो वह गधा नहीं है, उसका अर्थ क्या है कि वह क्या है? मूर्ख है। इसके सेंस में लिया जा रहा है। तो जो आपका पढ़ने से अर्थ निकल रहा है वो अर्थ ना होकर दूसरा अर्थ निकले, वो आपका हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। सिंपल है। जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, वह हमारा होता है लक्षणा शब्द शक्ति। अब दोस्तों हम देख लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? जब अभिधा और लक्षणा के अर्थ व्यक्त नहीं होता है, मतलब जो ऐसा कोई वाक्य आ जाता है जिसमें क्या है? अभिधा और लक्षणा का अर्थ व्यक्त नहीं होता है, तब वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ निकाला जाता है। जब किसी वाक्य में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति सेट नहीं होती है, तब वहां कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देख लेते हैं उदाहरण के साथ समझेंगे, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण है, रात को पढ़ता हुआ विद्यार्थी अपने सहपाठी से बोलता है या कहता है कि भाई 10 बज गए। ये सेंटेंस। ओके, तो इसका आशय यह है कि अब हमें सो जाना चाहिए, मतलब रात के 10 बज गए हैं। ओके, तो अब हमें क्या है? सो जाना चाहिए। यहाँ एक है विशेष अर्थ है। जैसे मैं आपको कहूं सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य क्या है? अस्त हो गया है। तो अब इस वाक्य क्या बहुत हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालेगा। ओके, किसी के अनुसार होगा, कोई अगर व्यक्ति बोला सूर्य अस्त हो गया तो हो सकता है कि उसका कोई जो महापुरुष होगा उसकी मृत्यु हो जाना, तो उसके लिए हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया है। ये सिंपल बात है कि शाम हो गई, ये भी अर्थ निकलता है। मतलब एक वाक्य के जब कई सारे अर्थ निकले, ओके, सब हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ बताए, वहां आपका व्यंजना शब्द शक्ति होगा। ओके, तो पेपर में आता है पहचानने के लिए कैसे आपको पहचानना है कि अगर उसका अर्थ निकालते तो हर व्यक्ति से कई सारे अर्थ निकल रहा है। अगर उस वाक्य के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, ओके, तब आपको समझ जाइए व्यंजना आपकी शब्द शक्ति होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षणा और अभिधा। ओके, तीनों को इजी लैंग्वेज समझाया। पेपर में आता है क्वेश्चन कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो आपको इतना बता दे, लिख देना है। ओके, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण तो ये आपका ये हो जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण ये हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ओके, जितना आपको पेपर में लिखना है उतना ही मैंने आपको बताया, ज्यादा डिटेल से, ज्यादा टॉपिक को विस्तार से नहीं मैंने आपको लिखा है। ओके, ताकि आपको क्या पेपर में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप क्या है उसी हिसाब से मैंने आपको कंटेंट समझा दिया है। चलिए देख लेते हैं बिंब विधान क्या होता है। तो बिंब सब ये पूरी थ्योरी में लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको जो पढ़ना है, रटना है, जो ये याद करना है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपको क्या याद करना है। ओके, तो बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। मतलब अंग्रेजी में इमेज कहते हैं ना, जो पिक्चर को क्या है? हम क्या है? बिंब विधान कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। मतलब इसका प्रयोग किसमें होता है? कविताओं में होता है। बिंब योजना का जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, रस का प्रयोग हम करते हैं, अपने कविताओं में देखा होगा, रस का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से बिंब का भी प्रयोग करते हैं। हमें पता नहीं चलता लेकिन बिंब का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप बिंब वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप कविता में पहचान लगेंगे कि बिंब का प्रयोग है कि नहीं है। ओके, तो जिस प्रकार से हम क्या है कविता में रस का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है जो हमारी कविता होती है बहुत अच्छी लगने लगती है। ओके, तो इसी प्रकार से क्या है हमेशा कविताओं में बिंब का भी यूज किया जाता है। ओके, अब बिंब क्या होता है चलिए मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ। ओके, मैं रियल एग्जांपल के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। बिंब मतलब होता है जो हम अपने क्या सपना
जो भी हम कुछ चीज को पढ़ रहे हैं और उस चीज को पढ़ के अपने मन में क्या है उसके चित्र बनने लगे, वो आपका बिंब कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं वर्तमान में आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अभी मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, ये किराए का रूम है, बहुत ज्यादा यहाँ मुझे गर्मी लग रही है, ओके, और मैं पंखा भी और ना कूलर चला सकता है, क्योंकि आपको पता है वीडियो में बहुत तेज आवाज आएगी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, फिर भी मैं क्या है वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मेरे मन में क्या चल रहा है कि मैं कुछ मेहनत करके क्या है अपना रूम अलग से बनवा पाऊँ, साथ ही उसमें कुछ क्या है एसी भी लगवा पाऊँ, ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। एक अपना स्टूडियो है, ताकि मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ क्या है बच्चे भी जो अगल बगल रहते हैं पड़ोस के, वो भी आ जाते हैं, बीच में हल्ला करने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा रुक रुक के वीडियो बनानी पड़ती है। ये मेरा रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो मेरे मन में क्या चल रहा है अभी कि मैं कुछ मेहनत करके क्या है अपना एक अलग से रूम बना तैयार कर सकूं, मकान हो सके, और जिसमें एसी हो, जिससे मैं आपको प्रॉपर लगातार वीडियो दे सकूं बिना रुके, ओके। तो मेरे मन में ये चलता है, तो मैं अपनी कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे का सुंदर सा प्यार से घर हो। तो मेरे मन में क्या कल्पना चल रही, आप भी अपने अपने सपनों की कल्पना करते हैं, ओके। जैसे कि आपके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि आप अपने मन में कल्पना करें कि अभी आपके जो फेल होने का इंतजार करें कि ये बच्चा क्या है फेल हो जाए, तो आपके से कुछ मित्र होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे जो आपका फेल होने का, आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लगातार मेहनत अच्छे से कर लीजिए, सफल हो जाइए। सोचिए जब आपके पिता कितने गर्व से कहेंगे कि मेरे बच्चे ने क्या टॉप किया है, ओके, और आपका हर जगह नाम होगा, तो आपके माता पिता किसी सर उठाकर चलेंगे, तो वो आपके है किस बार की कल्पना कर सकते हैं। तो ये मन में अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन हम क्या है अपनी मेहनत से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मन में हम क्या जो सपने देख रहे हैं वही क्या है बिंब होता है। तो कभी क्या करता है, ऐसी ऐसी शब्द शैली का प्रयोग करता है जिससे हमारे मन में उसके क्या है उसके चित्र बनने लगे। जो भी टॉपिक की बात हो रही है वो बिंब योजना कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसे हम क्या अपनी थ्योरी में समझ लेते हैं। तो क्या है काव्य में मूर्तिकरण के रूप में, मतलब मूर्तिकरण होता है कि मूर्तिकरण यानी अपने मन में उससे चित्र बन जाना, वो होता है बिंब की शक्ति। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर प्राप्त होता है। मतलब काव्य में बिंब को ऐसी चीज मानी जाती है, शब्द चित्र माना जाता है जो हमारे इंद्रिय अनुभव यानी इंद्रिय अनुभव मन के अनुभवों में हमारे क्या है निर्मित हो जाए, मन में हमारा क्या है उसका डायग्राम इमेज बन जाए, ओके। बिंब विधान यानी इमेजनरी हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है, कविता की एक शैली होती है, ओके। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में जैसे जैसे विषय वस्तु बदलती और कवि के जीवन दृष्टि बदलती है, वैसे ही शिल्प के क्षेत्र में रूप विधान के नए आयाम भी विकसित होते गए हैं, ओके। आगे देखते हैं। वस्तुतः बिंब का महत्व कवि सदा से ही स्वीकार करते हैं, मतलब जो बिंब के महत्व है हर कवि इसको स्वीकार करता है। अब एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ऑब्जेक्ट में कि जो बिंब है, बिंब का प्रवर्तक कौन है, मतलब बिंब की खोज किसने की, ये शैली की खोज किसने की। तो एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तक है वो कौन है, सिर्फ एक अंग्रेजी कवि है, टी.ई. ह्यूमन इन्हें कहा जाता। तो ये आपको याद रखना कि बिंब के जो प्रवर्तक है वो कौन है, अंग्रेजी कवि है एक टी.ई. ह्यूमन है। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट की दृष्टि से, ओके। और आपको ऑब्जेक्ट में तैयार करना है कि बिंब शब्द को अंग्रेजी में इमेज के हिंदी रूपांतरण है, ये आपको लाइन तैयार करनी है। जो आपको तैयार करना है वो मैं आपको फोकस करूंगा, बाकी आपको एक बार पढ़कर समझा देता हूँ, ओके। कविता में बिंब हमें अपनी बात सरलता और चिर परिचित ढंग से कहने में सहायता करता है। मतलब कविता में जो बिंब क्या काम करता है, अपनी बात को सरलता से बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे कि आपके मन में उसका चित्र बनने लगेगा और आप उसको क्या है पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट आएगा कविता में। यह कविता को अनावश्यक वर्णात्मक से बचाता है। अनावश्यक वर्णात्मक यानी कविता में जब इसका प्रयोग हो जाता है तो उसका ज्यादा किसी चीज का वर्णन नहीं करना करता है, कुछ शब्दों में बस इसकी बात कह देनी पड़ती है। आगे है बिंब काव्यात्मक का एक विशेष गुण है। ये क्या है, काव्य का एक विशेष गुण होता है जिसके अभाव से कविता नीरस गद्य का प्रतीत होने लगती है। और कविता में अगर इस बिंब विधान का यूज न किया जाए तो कविता है वो कविता न लग के गद्य लगने लगेगी, गद्य यानी कहानी टाइप की लगने लगेगी, वो कविता नहीं रह जाती, ओके। इसलिए अगर इसका अभाव रहता है। इसके अलावा बिंब कविता को सजीवता प्रदान करता है। क्या है, कविता क्या है रियलिस्टिक लगने लगती है। जीवन के विभिन्न आयामों को हम बिंबों के माध्यम से सटीक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में अपने कथ्य को संक्षेप सघन रूप से प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात को प्रभाव बढ़ाने के लिए और किसी स्थिति को जीवंत कर पाठक के सामने रख देने के लिए रचनाकार बिंबों का प्रयोग करता है। मतलब किसी भी टॉपिक को क्या है वास्तविकता दिखाने के लिए, ओके, ऐसा लगे कि ये वास्तविक घटना है और वो अच्छे से समझ सके, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कविता में। कवि के द्वारा बिंबों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे क्या है वो कविता में क्या है जो पाठक है उसको पढ़ने में मजा आए, ओके, और उसको क्या है समझ में भी आ जाए। आगे देख लेते हैं। अब बिंब को और किस नाम से जाना जाता है, तो बिंब विधान को बिंब को क्या है पद चित्र कहा जाता है, शब्द चित्र कहा जाता है, मूर्त विधान भी कहा जाता है। ये इसके क्या है अलग अलग नाम है, ओके। ये भी आपको नाम याद रखना है
क्योंकि अब सत्य असत में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। बिंब विधान को मूर्त विधान भी कहा जाता है, सत्य की सत्य, आपको सत्य बता देना। नेक्स्ट, पाश्चात्य देशों में यह इमेजियम नाम से एक आंदोलन के रूप में चल पड़ा। ओके, मतलब पाश्चात्य देश यानी जो अंग्रेजों के जो देश हैं उनमें इसे इमेजियम के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक कवियों ने इसे विशेष रूप से अपनाया है, उसे हिंदी की छायावादी कवियों में भी अपनाया है। अंग्रेजी के कौन कवियों ने? रोमांटिक कवियों ने अपनाया है, साथ ही हिंदी के छायावादी कवियों ने इसका यूज किया है। अब आप लोग बिंब के बारे में समझ गए होंगे। अगर पेपर में दोस्तों आता है कि बिंब क्या है, इसके बारे में लिखिए, तो आपको क्या है, आगे से ये 3 से 4 लाइन आपको उठा लेनी है। ये 3 लाइन आपको तैयार कर लेनी है, 1 2 3, ये 3 लाइन आपको बता देने हैं। बिंब क्या है, इसका आपसे पूछा जाता है बिंब का शाब्दिक अर्थ, तो ये आपको बता देना है। ओके, 2 नंबर अगर क्वेश्चन आता है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम अब की परिभाषा है। ओके, किस किस अनुसार आपको देंगे, जो पॉपुलर है वो मैंने आपकी 2 परिभाषा ली है, एक तो डॉक्टर नागरन के अनुसार और डॉक्टर केदारनाथ के अनुसार आपको क्या बिंब की परिभाषा तैयार करके रखनी है। तो काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसे मूल भाव की प्रेरणा रहती है। ओके, तो डॉक्टर नागेंद्र भी वही बातें हैं जो मैंने आपको सबसे शुरू में समझाया कि आपकी बिंब विधान क्या है, बिंब क्या है। काम में बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित, कल्पना द्वारा यानी हम क्या, जो कल्पना यानी जो सपने हम देख रहे हैं। ओके, सपनों में यानी मन में हमारा निर्मित एक ऐसी आपकी आकृति है कि हम शब्दों को पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे मन में उसके चित्र बन रहे हैं। वो आपका रहता है, किसका काम रहता है, वो बिंब का काम रहता है, जिसके मूल भाव से क्या है, प्रेरणा रहती है। तो ये आपकी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार परिभाषा को पढ़ लेना है कि आपको पता है कि अगर ये लाइन लिख के आ जाए पेपर में कि किसने परिभाषा दी, तो आप बता सकें ये डॉक्टर नागेंद्र ने परिभाषा दी। इतना आपको तैयार करके रखना है। बाकी एक परिभाषा जरूर याद करके रखिएगा। ऐसा भी आ सकता है कि बिंब की आप क्या परिभाषा दीजिए, तो आपको 2 लाइनें पहले बिंब के बारे में बता दीजिएगा, फिर आपको डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार परिभाषा दे दीजिएगा। तो एक परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, फिर डॉक्टर केदारनाथ के अनुसार परिभाषा क्या है कि बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है, वह अपनी ध्वनियों और संकेतों के माध्यम से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षण और व्यंजना पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों के अनुसार आपको एक बार परिभाषा जरूर पढ़ के तैयार रखिएगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आप परिभाषा याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में आ सकते हैं परिभाषा लिखिए बिंब की, तो इनका आप बता सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। बिंब के निम्नलिखित 3 मूलभूत तत्व होते हैं। बिंब के कितने मूलभूत तत्व हैं? तो 3 तत्व हैं। कौन से? विचार, भाव, इंद्रिय। विचार, भाव, इंद्रिय का ये हमारे क्या है, बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है काव्य में बिंब ग्रहण की 2 प्रमुख उपयोगिता है, मतलब बिंब ग्रहण करने की उपयोगिता पूछी जा सकती है। तो 2 उपयोगिता है, एक इंद्रियगत अनुभव, दूसरा है अलंकृत। अब कि इसमें उपयोगिता का मतलब है कि बिंब को हम किस हमारे मन में किस प्रकार से ग्रहण होता है। ओके, तो पहला होता है इंद्रियगत अनुभव, पहले हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, फिर अलंकृत होता है, फिर हमारे क्या है मस्तिष्क में उसका चित्र बनता है। तो पहले के अंतर्गत यानी पहले वाले के अंदर इंद्रिय अनुभव के अंतर्गत क्या होता है कि पाठक कविता के विविध रूपों की इंद्रियगत अनुभव यानी आंख, कान, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध करता है। ओके, दूसरे के अंतर्गत बिंब के काव्य सौंदर्य को बढ़ाता है। इसमें संक्षिप्तता, व्यंजना और भास्वरसता आदि शामिल है। दोनों का लक्ष्य संप्रेषणीयता को बढ़ाना है। दोनों का लक्ष्य क्या है? संप्रेषणीय, हमारे क्या है उसको समझ को बढ़ाना है। इसके लिए कवि विशेष भाषा का प्रयोग करता है, शब्दों को के जोड़ से बिंब का निर्माण करके क्या है वस्तु संप्रेषण करता है। ये आपका दिया होगा। अब बिंब के भेद देख लेते हैं। बिंब के कितने भेद होते हैं? तो बिंब के आपके मेन तो आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक संवेदी छवियां, दूसरा आपका काल्पनिक बिंब, फिर प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। तो ये आपके 3 भेद बताए गए हैं और इन भेदों के अंदर भी बहुत सारे भेद होते हैं। ओके, तो ये आपके तैयार करके रखना आपको। ओके, अब मैंने इसमें आपको तैयार क्या करना है, बिंब के ये 3 ऊपरी जो आपके हाईलाइटेड नाम है इनको बस तैयार करके गया, इनके ज्यादा डिटेल से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको डॉक्टर नागेंद्र ने भी क्या है बिंब के भेद बताए हैं, ये आप उनके अनुसार है। ओके, तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भेद कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार क्या है बिंब के 5 प्रकार के वर्गीकरण किया है। इंद्रियता के आधार पर, सर्जन कल्पना के आधार पर, प्रेरक अनुभूति के आधार पर, काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर, काव्य दृष्टि पर, बिंब दृष्टि के आधार पर। ये है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिंब के भेद। इंपॉर्टेंट आपके बिंब के भेद पूछे तो आपका इंपॉर्टेंट यही रहता है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिंब के भेद ज्यादा प्रचलित है। ओके, तो ये आपको 5 के नाम आपको तैयार करके रखिएगा बस आपको। लेकिन पेपर में अगर जो क्वेश्चन रहता है मेन अगर आपका बंद के आता है ऑब्जेक्टिव, तो इन्हीं में से आपका रहने वाला है, क्योंकि ये सबसे इजी रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है। और आपके में जो क्वेश्चन है अभी नया टॉपिक आया एमपी बोर्ड में, तो आपसे ज्यादा कुछ कठिन गहराई से नहीं पूछेगा। सिंपल आपको परिभाषा पूछ लिया जा सकता है, उसके बिंब के बारे में 1 2 लक्षण पूछ लिए जा सकते हैं, उसके भेद के नाम पूछ लिए जा सकते हैं। बस ज्यादा डिटेल से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो डिटेल से आपको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको याद करना है। बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इंद्रियता के आधार पर बस याद रखिएगा, जो कि आपको पता होगा। जैसे आंखों से मतलब क्या है जो ज्ञानेंद्रियां हैं। ओके, ज्ञानेंद्रिय कौन है? आंख हो गया, हमारे कान हो गए हैं, ओके, हमारी नाक हो जाती है, हमारी जीभ हो जाती है, या हमारी त्वचा हो जाती है, ये ज्ञानेंद्रिय। ओके, तो ये इनके आधार पर जो हमें पता चलता है, ओके, बिंब के बारे में वो चलता है, वो इंद्रियता के आधार पर आता है।
चाचू के बिंब में कहलाता है, दृश्य बिंब कहें या चाक्षुष बिंब होता है, जिसमें हमें पढ़ने से कविता में ऐसा लगे उसमें हमें देखने की बात कह रहा है कभी। श्रव्य यानी में कभी इसमें क्या है सुनने के लिए कह रहा है। स्पर्श यानी में क्या है छूने के लिए एहसास करवा रहा है। ओके, फिर है गंध के यानी है उस कविता में कभी में क्या है ऐसा कह रहा है कि सूंघने की बात कर रहा है, इस स्वाद की बात कर रहा है। ओके, जिस टॉपिक की बात होती है वो उस बिंब के अंतर्गत चला जाता है। चलिए, इस प्रकार से हमने क्या बिंब वाले टॉपिक को पूरा समझ लिया है। ओके, तो यार दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या है कंप्लीट आपकी काव्य बोध वाला टॉपिक तैयार कर लिए सभी टॉपिक है। वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।